नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति की। इस मुद्दे पर बात इसलिए क्योंकि हाल ही में दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास आतंकवादियों ने कार में विस्फोट किया। इस आतंकी हमले में 12 लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हो गए। सुरक्षा एजेंसियां जैसे जैसे इस मामले की जांच कर रही हैं, आतंकी साजिश की जानकारियां उभर कर सामने आ रही हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में दिल्ली कार बम धमाके की निंदा की गई और आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति दोहराई गई। मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई। कैबिनेट ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रस्ताव पारित किया, जिसमें फंडिंग करने वालों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। जांच एजेंसियों से जल्द रिपोर्ट मांगी गई है और घायलों को प्रधानमंत्री ने दोषियों को सजा दिलाने का आश्वासन दिया है। कैबिनेट बैठक में इससे निपटने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाने का संकल्प भी दोहराया गया। इस दौरान हादसे में मारे गए लोगों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि भी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान दौरे से दिल्ली लौटने के बाद सीधे एलएनजेपी अस्पताल गए और घायलों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे क्योंकि मुद्दा बेहद महत्वपूर्ण है, आतंकवाद से जुड़ा है और जिस प्रकार का नेटवर्क उभर के सामने आ रहा है, दर जो खुल रही है वो चौंकाने वाली है। खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। यूपी के पूर्व डीजीपी डॉक्टर विक्रम सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर विक्रम सिंह जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार नीलू रंजन जी से, जो स्टूडियो में हैं। नीलू जी, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीएसएफ और एनआईए के पूर्व डीआईजी एनएनडी दुबे जी। एनएनडी दुबे जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। लेकिन शुरुआत में नीलू रंजन जी आपसे करूंगा, क्योंकि मुद्दा कैबिनेट का है, इसलिए सबसे पहले सुनते हैं भूटान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आतंकवाद को लेकर क्या कहा। आज मैं यहां बहुत भारी मन से आया हूं। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. भूटान में भी प्रधानमंत्री जी दिल्ली की घटना को लेकर बेहद चिंतित थे और वहां से उन्होंने आतंक की साजिश रचने वालों को साफ चेतावनी दी। दिल्ली पहुंचे तो सीधे एलएनजेपी अस्पताल गए, घायलों से मिले और उनके हालचाल जाने। इस बीच केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भी प्रस्ताव पारित कर आतंक की साजिश रचने वालों को चेतावनी दी है और सुरक्षा एजेंसियों से इस मामले में तुरंत कार्रवाई करने को जांच रिपोर्ट मांगी है। आइए सुनते हैं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो प्रस्ताव पारित हुआ है उसे लेकर क्या कहा। The cabinet expressed its profound grief over the loss of lives in the terrorist incident involving a car explosion near the Red Fort in Delhi on the evening of 10th November 2025. The cabinet observed 2 minutes silence in honor of the innocent lives lost. The cabinet adopted the following resolution. The country has witnessed a heinous terror incident perpetrated by anti-national forces through a car explosion near the Red Fort on the evening of 10th November 2025. The explosion resulted in multiple fatalities
and caused injuries to several others. The cabinet pays its solemn respects to the victims of this senseless act of violence and conveys its heartfelt condolences to the bereaved families. The cabinet prays for the speedy recovery of all those injured and appreciates the prompt efforts of the medical personnel and emergency responders who have been providing care and support to the victims. The cabinet unequivocally condemns this dastardly and cowardly act that has led to the loss of innocent lives. The cabinet reiterates India's unwavering commitment to a policy of zero tolerance towards terrorism in all its forms and manifestations. The cabinet also recorded its appreciation for the statements of solidarity and support from many governments around the world. The cabinet notes with appreciation the timely and coordinated response of the authorities, security agencies, and citizens who acted with courage and compassion in the face of adversity. Their dedication and sense of duty are deeply commendable. The cabinet directs that the investigation into the incident be pursued with the utmost urgency and professionalism so that the perpetrators, their collaborators, and their sponsors are identified and brought to justice without delay. The situation continues to be closely monitored at the highest levels of the government. The cabinet reaffirms the government's steadfast resolve to safeguard the lives and well-being of all Indians, consistent with its enduring commitment to national security and the safety of every citizen. दिल्ली में घटी आतंकवाद की इस घटना में 12 लोगों की मौत हो चुकी है और 20 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं। जाहिर सी बात है नीलू रंजन जी, अगर बात केंद्रीय मंत्रिमंडल की जाए, कैबिनेट की बैठक की जाए, तो महत्वपूर्ण मुद्दा को भर के ये सामने आता है। सरकार ने बेहद गंभीरता इस मुद्दे पर दिखाई है, सुरक्षा एजेंसियों ने गंभीरता दिखाई अपनी, और सरकार ने जिस तरह से प्रतिक्रिया इस पूरे मुद्दे पर दी है, उसे आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब मोदी सरकार की शुरू से रही है कि जो टेररिज्म है वो जीरो टॉलरेंस उसके खिलाफ है, कुछ भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो होम ग्रोन हो या फिर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो। और आपने देखा कि जो भी हिंसक घटनाओं में PFI पे बैन किया, देश में जो IM था, इंडियन मुजाहिदीन, उसको डिसमेंटल किया, और 2013 के बाद आप देख रहे हो, 14 के बाद से जो मेन लैंड है वहाँ पे इस ढंग की कोई घटना नहीं हुई थी। जाहिर है ये घटना बहुत महत्वपूर्ण मतलब था, जगाने वाला था कि आखिर चूक हुई कहाँ पे। जांच की अगर बात करें तो चूक नहीं है, ये डेस्परेट में किया गया था और एक हल्की सी गलती हम मान सकते हैं कि जिस वक्त रेड हो रही थी तो उस वक्त हुई थी। तो उसके तत्काल बाद जो गृह मंत्री थे वो उसी दिन रात में घायलों को देखने पहुंचे, उन्होंने शाम को मीटिंग ली। प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि वो पूरी रात जो है जांच एजेंसियों के साथ बातचीत कर रहे थे और सबको कह रहे थे। उन्होंने कहा कि भाई अंग्रेजी में पूरे इंटरनेशनल जो जगत को भी समझा दिया कि कल्प्रिट जहाँ भी हो उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको जस्टिस तक लाया जाएगा। और उसके बाद अगले दिन 2 बैठकें ली गृह मंत्री अमित शाह ने। एक तो जिसमें DGP भी थे कि जहाँ से ये जांच शुरू हुई थी कि 3 पोस्टर लगा था जैश ए मोहम्मद का, और बहुत अच्छी जांच की थी। और वही अधिकारी थे डॉक्टर संदीप चक्रवर्ती, वो पेशे से वो भी डॉक्टर हैं, और ये डॉक्टरों का पूरा मॉड्यूल उन्होंने खोला जिसमें 3 पोस्टर लगे थे। SSP हैं श्रीनगर के, और महादेव ऑपरेशन में को लीड किया था उन्होंने, उनको गृह मंत्री का पदक भी मिला था उसके लिए। और वहाँ से शुरू करके 3000 किलो तक का विस्फोटक का बरामद की, AK-47, AK-56, 20 डेटोनेटर, 20 टाइमर, मतलब बड़ी तबाही की तैयारी थी जी, जिसका पोल खोला और एक गोली नहीं चली जी। और उसके बाद ये जब हुआ तो गृह मंत्री ने पूरी जांच का उनका लिया कि हमें बताइए कि क्या क्या हुआ था, पूरा डिटेल दिया गया। वहीं पे फैसला हुआ कि अब जांच आगे इसकी NIA करेगी, क्योंकि कई स्टेट में मामला फैल गया है, UP में भी है, दिल्ली में घटना हुआ, हरियाणा में बरामदगी हुई, तो वो हुआ। और उसके बाद उन्होंने एक अलग से बैठक NIA की, NSG की और FSL की टीम की ली, वो 3 बजे उसी दिन, और उसमें कहा कि जांच कैसे जल्दी कंप्लीट करना है और साइंटिफिक एविडेंस लाना है।
अगर गाड़ी जल भी गई है तो जी, उसमें से बिल्कुल नीलू जी, जो जांच चल रही है उस पर भी हम चर्चा करेंगे, और जो आतंक के तार जुड़ रहे हैं सीमा पार पाकिस्तान, जो आतंकवादी संगठन है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दा डॉक्टर विक्रम सिंह जी, एक बात यह है कि सरकार ने आतंकवाद को लेकर जो गंभीरता और संवेदनशीलता दिखाई है कि प्रधानमंत्री भूटान के प्रवास पर हैं, वह भी चिंतित हैं और आतंकवाद को साफ चुनौती दे रहे हैं। दिल्ली आते हैं, एयरपोर्ट से सीधे एलएनजेपी अस्पताल पहुंचते हैं, घायलों से मिलते हैं। आतंकवाद के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक होती है, प्रस्ताव पारित किया जाता है कि आतंकवाद को किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप सरकार की गंभीरता और संवेदनशीलता को कैसे देखते हैं? मनोज जी, ये बिल्कुल सर्वविदित है कि सरकार ने इस घटना को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है, और प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार पहले हिंदी में वक्तव्य दिया, उसके बाद अंग्रेजी में रूपांतरण किया। ऐसे बड़े कम अवसर आते हैं जब प्रधानमंत्री अपने वक्तव्य का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन देते हैं, जिससे कि किसी के मन में कोई शंका न हो कि जो भारत और जो सरकार चाहती है वो बिल्कुल हिंदी वाला भारत के लिए और इंग्लिश वाला पूरे विश्व के लिए। और प्रधानमंत्री ने अपने कार्यक्रम और अपनी व्यस्तता के बाद अस्पताल पहुंचते ही वक्तव्य देना, कैबिनेट की बैठक का होना, कैबिनेट की बैठक के बाद जो निर्णय लिया उसको सर्वत्र उसको प्रसारित करना, ये दिखाता है कि सरकार ने इसके पहले भी आपने बड़े ऐसे घटनाक्रम देखे होंगे मनोज जी अपने पूरे कैरियर में, और ये आप देख रहे हैं, ये जो परिवर्तन आया है कि हम इसको राष्ट्र, जब हम कह रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी ने और कैबिनेट ने और राष्ट्र ने इसको सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पूरी ताकत झोंक दी है और खुली शब्दों में, बड़ी परिमार्जित शब्दों में कहा है जो भी इसके षड्यंत्र में या घटना में है वो परिणाम उन तक जरूर अंततोगत्वा वो भोगने के लिए तैयार रहे। तो इसकी सर्वत्र प्रशंसा भी हो रही है और एक राहत भी नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, देश आश्वस्त है कि जो प्राथमिकता मिलनी चाहिए थी और जो गंभीरता से लेना चाहिए था, और वो इसको दी जा रही है इस घटनाक्रम को। जी बिल्कुल। एलएनडी दुबे जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा इस पूरे मामले को, क्योंकि जिस तरह से कश्मीर से लेकर हरियाणा तक, यूपी, कई राज्यों में आतंक के तार जुड़ते नजर आ रहे हैं, और आतंक के आका जिस तरह जैश ए मोहम्मद का नाम उभर के सामने आ रहा है, जाहिर तौर पर पाकिस्तान की जो भूमिका है, आतंकवादी संगठनों की जो भूमिका है, वो भी उभर कर आ रही है। जिस तरह से जो मैं कहूंगा डॉक्टर के रूप में जो आतंकी नेटवर्क उभर के सामने आया है, इस पूरे नेटवर्क को आप कैसे देख रहे हैं? एक्चुअली देखिए, पहली बात तो जो मोटिवेशनल इशू है कि इनमें से इन्होंने बाबरी मस्जिद डिमोलिशन 6 दिसंबर 1992 को अपना एक मोटिवेशनल कनेक्ट बनाया हुआ था। ये तो हिस्टोरिकली फैक्ट है। मौलाना मसूद अजहर सदर जैश ए मोहम्मद, जबकि ये तंजीम बनी भी नहीं थी, 1994 में फेक पुर्तगीज पासपोर्ट पर वाया ढाका मालदा से होते हुए इंडिया में जब क्रॉस करता है तो सबसे पहले वो देवबंद जाता है। देवबंद से वो लखनऊ आता है और डिमोलिश बाबरी मस्जिद को देखता है। डिमोलिश बाबरी मस्जिद के बाद वो जम्मू जाता है, अनंतनाग पहुंचता है और भारत में एंट्री के 39वें दिन वो अनंतनाग चौराहे पर गिरफ्तार हो जाता है। तो बाबरी मस्जिद को ओवरऑल रेडिकलाइजेशन का जो बैकबोन है, ये पूरे जो सेपरेटिस्ट एलिमेंट हैं विच आर स्पॉन्सर्ड बाय पाकिस्तान, वो बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन को एक बहुत बड़ा सेंसिटिव कनेक्ट देते हैं मोटिवेशन के समय, क्योंकि वह चीज अयोध्या में थी। अब बात आती है कि यह ग्रुप भी कुछ उस वर्षी के पहले सीरीज ऑफ इंसिडेंट के लिए कमिटेड था, जिसकी तैयारी थी। थैंक्स टू जेएनके पुलिस, थैंक्स टू द बेसिक पुलिसिंग ऑफ नौगांव पुलिस स्टेशन, जिसने एक पोस्टर लगाने की घटना को इतने बागौर देखा, उस पर वर्कआउट किया और वहां से केस शुरू हुआ 21 अक्टूबर 2025 से। उसके बाद के रिजल्ट हमारे आपके सामने हैं। तो इसमें तफ्तीशी ऑर्गेनाइजेशन जेएनके पुलिस को 10 में से देना हो तो 9.5 नंबर में दूंगा। एक ये तो छोटा सा स्लिप है, हालांकि उससे तबाही हुई है और बेगुनाहों की जो मौत हुई है इस ब्लास्ट में, उसके लिए पूरी संवेदनशीलता है, लेकिन इस पूरे ऑपरेशन का एक स्लिप होना चैप्टर था। उस दिन सवेरे ये डिस्कशन हो रहा था और देखिए एक मॉड्यूल उसमें उमर नबी का ऐसा निकला कि जिसने एक पैनिक में, क्योंकि उस
उसको पता था ये पूरा मॉड्यूल गिरफ्तार हो गया जी। है और वो भी गिरफ्तार हो जाएगा, उसने काम किया। तो जो जिहादी तार जो जुड़ रहा है, इसमें पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। मैं एजेंसियों से आग्रह करूंगा कि अगर वो मेहनत करेंगे तो दे शैल बी सक्सेसफुल इन टेकिंग आउट वेरी इंपॉर्टेंट कनेक्ट फ्रॉम पाकिस्तान टू दिस ब्लास्ट, क्योंकि इन्होंने डार्क वेब के थ्रू, इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन मोड के थ्रू जितनी प्लानिंग की है, ये चीज कहीं न कहीं पक्का निकल के आएगी। फोरेंसिक जांच इसकी जारी है, तो पाकिस्तान से कनेक्ट ना निकले तो संभव ही नहीं है। यह खाली मेहनत का काम है और डेफिनेटली ये कनेक्ट होगा। और इसीलिए देखिए कि भारत सरकार ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ अभी तक उस मुद्दे पर कोई वक्तव्य नहीं दिया है। आतंकवादी घटना जरूर बताया है, चीजें ब्लास्ट हुई है, कंफर्म है, लेकिन अभी तक उसने मुंह खोल के बहुत ओपनली, अभी तक टाइट लिप्ड है भारत सरकार। और टाइट लिप्ड होना उसकी मैच्योरिटी का भी एक संकेत है, क्योंकि ये बहुत ही जल्द पाकिस्तान कनेक्शन पब्लिक के सामने आएगा और पाकिस्तान आईएसआई के मोटिवेशन और उसके सपोर्ट के बगैर इतनी बड़ी घटना को प्लान करना और एनसीआर के सरा पेरिफेरी के अंदर प्लान करना और फर्दर पैन इंडिया जो कंप्लीट हिंटरलैंड है उसमें आतंकवाद तबाही लाना, ये पॉसिबल ही नहीं है। होम ग्रोन शब्द तो खाली एक फैशनेबल शब्द है। होम ग्रोन क्या है? इंडियन मुजाहिदीन को हम होम ग्रोन बोलेंगे सिर्फ इसलिए कि वो लोग आजमगढ़, दरभंगा, उज्जैन, दिल्ली, हरियाणा के लोग थे। ये सारा मोटिवेशन इंडियन मुजाहिदीन का कहां हुआ? ये कराची में हुआ, अंडरवर्ल्ड का पैसा लगा। यह एक उनकी बदली हुई खाली टैक्टिक्स थी, जिसका पहला नाम उन्होंने इंडियन शब्द दिया, जिससे पब्लिक को यह समझ में आए कि ये भारत के कुछ लोग हैं, बड़े भटके लोग हैं, ये तो आतंकवाद में शामिल है। बिल्कुल दुबे जी, बिल्कुल। नीलू रंजन जी, इस पूरे केस में जिस तरह से मैं कहूं सफेद पोश लोग उभर के सामने आए हैं, नकाब डॉक्टर का था लेकिन चेहरा असल में आतंकवाद का था, आतंक का था। कश्मीर हो, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, हर जगह लोग पकड़े गए हैं। और इसमें डॉक्टर्स के रूप में जिनको लोग दूसरी नज़र से देखते हैं डॉक्टर्स को, और उनके पीछे जो आतंक का चेहरा है उसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये बहुत ही देखिए खतरनाक है, क्योंकि डॉक्टर का ये पेशा है कि लोगों की जान बचाना। कहीं भी कोई भी इंसिडेंट हो, कहीं कुछ हो, तो सबसे पहले डॉक्टर को ढूंढा जाता है। जहाज़ में कोई इमरजेंसी आ जाए तो डॉक्टर ढूंढा जाता है, क्योंकि वो जान बचाता है। और वो अगर जान लेने पे आ जाए तो ये बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि आपको भरोसा नहीं होता कि क्या करें आप। और जिस ढंग से ये सिर्फ डॉक्टर, सिंपल डॉक्टर नहीं थे, ये प्रोफेसर्स थे वहाँ पे, हेड थे वहाँ पे, और बच्चों को पढ़ाते थे, मतलब 200 बच्चों की क्लास ले रहे थे। तो वहाँ पे क्या स्थिति, कितने लोगों को इन्होंने बना दिया होगा आप जिहादी, आप सोच सकते हैं। वैसे पढ़े लिखे लोगों का आना कोई नई चीज़ नहीं है यहाँ पे। और जिस वक्त हम इस घटना की चर्चा कर रहे हैं, उसी वक्त अभी कल परसों में ही पिछले 15-20 दिन से ऑपरेशन चल रहा है, और एक डॉक्टर और गुजरात एटिस ने अरेस्ट किया है। और रेसिन जो है वो रेजिन, वो केमिकल के थ्रू वो जहर बना करके और करोड़ लोगों को मारने की साजिश रच रहा था। 3 लोग उसमें भी अरेस्ट हुए हैं। तो वो भी एक बड़ा मुद्दा है। ये एक बड़ा खतरनाक हो गया है कि आतंकवाद को, जो 90s में जो कश्मीर में हुआ था, तो कुछ लोग जोड़ते थे कि मुस्लिम गरीब हैं और उन्होंने वो जिहाद किया, और जो अमीर जो कश्मीरी पंडित हैं उनके खिलाफ जो है वो हथियार उठाया, एक नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की गई थी। लेकिन अब वो साफ साफ है कि जो जनरल मुनीर ने जो नैरेटिव दिया है कि हम हिंदुओं के साथ एक कौम नहीं रह सकते हैं, हमें तो अलग ही रहना है, और हम अलग हैं, हमारी पहचान अलग है, उसको बना के रखना है। तो वो जो एक जो जनरल मुनीर का जो वो वक्तव्य है, वो मुझे लगता है कि ये लोग जो है वही कर रहे हैं। जैश-ए मोहम्मद का पूरा फंडिंग आपको पता ही है कि आईएसआई करता है, पाकिस्तानी सेना करती है। जैसे मोहम्मद के लोग जो ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए, उसके जो फ्यूनरल्स था, जो खाके जनाजा जो बोलते हैं, उसमें तो आर्मी के लोग ड्रेस में मौजूद थे वहाँ पे। इसमें कहने की बात नहीं है वो, तो ये पूरा फंडिंग है। और एक जो इसमें मुख्य एक्यूज जो है मुजम्मिल है, बाकी उमर है, इन लोगों के तो पासपोर्ट मिले हैं जिस पे मुहर लगी है तुर्की की। ये तुर्की गए थे जी। और जब तुर्की गए
तो ये भी बात आ रही है कि वहाँ मुलाकात किससे हुई। अगर पाकिस्तान पे जाने पे संदेह होता तो तुर्की में जाके हो सकता है जैश ए मोहम्मद के लोगों ने मुलाकात की हो, और उसके बाद 2000, जहाँ तक मुझे ध्यान है कि 2022 की मुहर उसमें लगी है, और उसी के बाद ये शिफ्ट होकर के अल-फलाह में जो है यूनिवर्सिटी में आए। वहाँ पे सरकारी नौकरी थी, मुजम्मिल तो मतलब ये लोग की सरकारी नौकरी भी थी, वो भी वहाँ छोड़ के आ गए, रिजाइन करके आए और प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाने के लिए आए। तो ये एक बड़े डिज़ाइन का, और पाकिस्तान ISI फंडेड है, और फलाह यूनिवर्सिटी का भी जो डिज़ाइन है वो भी एक संदेह के घेरे में है, और उस पर भी मतलब बात अब शुरू हो गई है। जी, जाहिर तौर पे जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, दिल्ली की जो आतंकवादी घटना है उसके तार पाकिस्तान में जो आतंक के आका बैठे हैं, जो आतंकवादी संगठन हैं, उभर के जानकारियां सामने आ रही हैं। जाहिर तौर पर एक गंभीर मुद्दा उभर कर सामने आ रहा है। डॉक्टर विक्रम सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा इस मुद्दे को, क्योंकि लखनऊ में जिस महिला डॉक्टर को पकड़ा गया, जो इस पे आई है इस पूरे मामले में उभर के सामने, AK-47 उसके यहाँ से मिलता है और तार उसके भी जुड़े हैं जैश ए मोहम्मद से। तमाम तरह की खबरें उभर के सामने आ रही हैं। इस पूरे नेटवर्क को आप कैसे देखते हैं? कहां किसके तार किससे जुड़े हैं? ये डॉक्टरों का खेल जो आतंक के रूप में सामने उभर के आया है, इसके पीछे असल खेल क्या है? मनोज जी, ये एक बहुत नए प्रकार का गियर शिफ्ट हुआ है, जैश ए मोहम्मद ने किया है। आपने जो डॉक्टर शाहिना शाहिद का नाम लिया, ये जमात उल मोमिना, ये नया संगठन है महिलाओं का, जिसकी ये ऑल इंडिया हेड बनाई गई थी। दूसरी चीज जो अभी ये नई इस मॉड्यूल में आई है कि व्हाइट कॉलर मॉड्यूल्स, पहले ये कहा जाता है कि शायद जो BPL वाले होते हैं या बहुत गरीब होते हैं, अशिक्षित होते हैं, वही चरमपंथी गतिविधियां करते हैं, लेकिन ये धारणा बिल्कुल गलत है। ओसामा बिन लादेन खुद भी बहुत पढ़ा लिखा था। गोरखपुर में जो मठ के ऊपर हमला हुआ वो IIT पास आउट था। लेकिन ये मॉड्यूल इन्होंने शायद इसलिए दिया, सभी डॉक्टरों को लिया और कश्मीर के डॉक्टरों को लिया। डॉक्टर शाहिना एक अपवाद थी, इसलिए कि शायद डॉक्टर्स की विश्वसनीयता बहुत ज्यादा होती है। तो ये जो व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल होता है और ये मूविंग व्हीकल IED, इस तरीके के, और इन्होंने 32, ये बताया जाता है कि 32 गाड़ियों का इंतजाम मूविंग IED का किया था। आप समझ सकते हैं, स्वचालित हथियार और IED, ये बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है। अगर ये मान लीजिए विस्फोट करने में सफल हो जाते हैं, हम चलते हैं रेड फोर्ट के वाले इलाके में, और AK-47 लेकर के अगर कोई चरमपंथी बैठा होता और उस अफरा तफरी में फायरिंग कर देता, 100 राउंड कर देता, आप मान के चलिए ये हजारों में जाती है हताहत की संख्या। क्योंकि एक तो आपने वहां पर विस्फोट किया, अफरा तफरी में जो मरे वो मरे, और फिर आपने AK-47 जिसकी की सॉलिड बुलेट होती है, अगर 15 आदमी लाइन में खड़े तो सबको 15 को मारती हुई गोली पार हो जाएगी, इतनी पावर होती है AK-47 में। और जिन लेडी डॉक्टर को आपने बनाया, इनको रेडिकलाइज करना, इनको एक तरीके से फ्लश्ड विद फंड्स, इनके जो पैसे आए वो डिजिटल वॉलेट्स इनके ट्रेस हो गए हैं इस्तांबुल और दोहा से। तो आप समझ सकते हैं कि इनके तार, गहरी जेबें, खर्चे की कोई दिक्कत नहीं, और लोगों को हमवार करके अल फलाह यूनिवर्सिटी बन गया था एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म। तो ये बहुत ही नया एक प्रयोग था, लेकिन संतोष का विषय है इसका अनावरण हुआ और निष्क्रिय किए जा रहे हैं। जी, दुबे जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि फंडिंग का मुद्दा एक बड़ा उभर के मुद्दा सामने आ रहा है, और कैबिनेट की बैठक में जो प्रस्ताव पारित किया गया है उसमें भी फंडिंग पर खासा ध्यान दिया गया है कि फंडिंग का जो नेटवर्क है उसको तोड़ा जाए, उसकी जांच की जाए, कौन लोग शामिल हैं, कैसे लोग शामिल हैं, क्योंकि जिस तरह से पढ़े लिखे लोग इस आतंकवाद का चेहरा बनकर उभर के सामने आ रहे हैं, वो चौंकाने वाला मामला है। आप कैसे देखते हैं फंडिंग के इस पूरे नेटवर्क को? देखिए, फंडिंग पे बहुत ही इफेक्टिव काम पिछले 10-11 साल में हुआ है। खास करके सेकेंड फेज ऑफ NIA, जब अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत ऑर्गेनाइजेशन बनी 26/11 के बाद, तो टेरर फंडिंग फेक करेंसी TFFC यूनिट वहां खुला। फंडिंग पे पहले बहुत लोग ध्यान नहीं देते थे। आपको यह भी ध्यान होगा कि अमन की आशा इन मुद्दों पर JNK में POK से 2 चेक पोस्ट खोले गए थे, चकंदाबाद और सलामाबाद, 2008 में। क्या दुरुपयोग किया टेररिस्ट ने उस दोनों चेक पोस्ट का, और उसके थ्रू बार्टर्ड सिस्टम से टेररिज्म को इतनी फंडिंग हुई कि आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। NIA ब्रांच लखनऊ ने केस दर्ज किया। AN-32 लोड भर के एयरक्राफ्ट से वहां से डॉक्यूमेंट्स लखनऊ लाए गए थे। चार्टर्ड अकाउंटेंट और कास्ट अकाउंटेंट हायर किए गए थे एविडेंस को पूरा निकालने के लिए। उसके बाद वो उस दोनों रूट से ट्रेड बंद हो गया।
तो टेरर फंडिंग पे सीरियस काम तो 10-11 साल से शुरू हुआ है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट का इंसर्जेंसी हो, चाहे कश्मीर का हो। 2017 के बाद ये गियर बहुत तेज पकड़ा है। अब रही फंडिंग की बात, खास करके अभी आप हाल में जो देख रहे हैं, इस्तांबुल इज द सेंटर, कश्मीर हाउस वहां बना हुआ है। कश्मीर हाउस, लेट अस हैव ए कप ऑफ कॉफी इन कश्मीर हाउस। कश्मीर हाउस इन जिहादियों के मीटिंग का बहुत बड़ा सेंटर है टर्की में। आप जानते हैं पाकिस्तान का सेकंड लार्जेस्ट डिफेंस वेपन सप्लायर टर्की है। पाकिस्तान और टर्की का आपस में इतना याराना है, इतने गठजोड़ तगड़ा है कि उसको आप मना नहीं कर सकते। टर्की में अगर कोई जाकर के जी जी बिल्कुल दुबे जी, जाहिर तौर पर जो आतंक के तार हैं, चाहे बात फंडिंग की हो या आतंकवादी नेटवर्क की, वो पाकिस्तान में भी जुड़ते हुए सामने आ रहे हैं। हालांकि जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी और भी तथ्य सामने आएंगे। लेकिन एक छोटा सा कमेंट आपका और चाहता हूं नीलू रंजन जी, क्योंकि आतंकवाद के मुद्दे पर जो दिल्ली की घटना घटी है उसके बाद तमाम देशों ने भारत के साथ एकजुटता दिखाई है। आतंकवाद के मुद्दे पर भारत की जो जीरो टॉलरेंस नीति है इसका समर्थन किया है। आप कैसे देखते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में आतंकवाद के मुद्दे पर एकजुटता दिखाई दे रही है? नहीं, निश्चित रूप से वो दिखाई दे रही है। और आप चीन से लेके और तमाम देशों का देख लेंगे तो तत्काल में उनकी प्रतिक्रिया आई, उन्होंने संवेदना व्यक्त की। और आज जो रूबियो हैं, जो विदेश मंत्री वहाँ के अमेरिका के, उन्होंने कहा कि भाई हम आतंकवाद के मतलब घटना की जो है वो जांच पर नज़र रखे हुए हैं। और उन्होंने भरोसा जताया कि भारत की एजेंसियां बिल्कुल सक्षम हैं और अच्छी जांच कर रही हैं। रिजल्ट का वो इंतज़ार कर रहे हैं और पूरी दुनिया कर रही है, क्योंकि जिस ढंग से अंग्रेजी में प्रधानमंत्री ने जो दिया था कि भाई जहाँ जहाँ भी हो हम छोड़ेंगे नहीं जी। और ऑपरेशन सिंदूर का आपको पता है कि वो सिर्फ अभी विराम उसमें मिला है, बंद नहीं हुआ, ऑपरेशन वापस नहीं हुआ है। और ये भी कहा था कि कोई भी टेरर एक्ट अगर होता है तो हम एक्ट ऑफ वार लेंगे जी। और अगर इसके पुख्ता सबूत मिल गए कि पाकिस्तान का हाथ है, जो कि मुझे लगता है कि मिल रहा है, 1-2 दिनों में आपको पता चल जाएगा कोई तुर्की वाला रास्ता है या हवाला के चाहे फंडिंग हो या चाहे जैसे भी फंडिंग हो, लेकिन उसके सबूत मिल रहे हैं, आने शुरू हो गए, शुरुआती हैं, अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं। वो आएगा तो डिसिसिव जो है वो एक्शन होगा और पूरी दुनिया को की नज़र इस पे है। और पूरी दुनिया, अमेरिका तक और सब लोग ये कह रहे हैं कि भारत ने जो जांच कर रहा है उस पर भरोसा है और उस पर नज़र है, संवेदनाएं भी व्यक्त की है। बिल्कुल नीलू रंजन जी, जो कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें जो प्रस्ताव पारित किया गया उसका भी सार यही है कि आतंक के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस तरह का प्रस्ताव पारित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान से लौटे तो सीधे अस्पताल गए, जो आतंकवाद की घटना में घायल हुए हैं उन घायलों से मिले, उनका हालचाल जाना। जाहिर तौर पर सरकार ने इस मुद्दे को, आतंक की जो दिल्ली की घटना है उसे बेहद गंभीरता से लिया है और इस मुद्दे पर सरकार बेहद संवेदनशील है। डॉक्टर विक्रम सिंह जी, आपने संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। दुबे जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए। नीलू जी, आपने विभिन्न मुद्दों पर बात की हमसे, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।